हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास, तो उसका आज हम थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। उसी के कंटिन्यूएशन में हम थर्ड जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। अभी तक हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे, 2 पार्ट में टॉपिक कवर हो चुके थे। हमने संसाधन की डेफिनेशन समझ ली थी और संसाधनों का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो समझ लिया था। आज इसी के कंटिन्यूएशन में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा संसाधन नियोजन। तो बाकी का जो संसाधनों का विकास क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे कि क्या क्यों ज़रूरी है, और एक क्वेश्चन फॉर्म भी बताया था कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। और हमने सतत पोषणीय विकास के बारे में भी पढ़ा था। हमने जो एक पृथ्वी सम्मेलन था उसके बारे में भी पढ़ा कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो ब्राज़ील कंट्री में है। एजेंडा 21 उसका एक कंक्लूजन निकल के आया था, वो हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा रहा था एजेंडा 21 रहा था। तो आज इसी की कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। देखो बच्चा, कि देखा जाए तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनसे क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछा जाता है। इसमें से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो संसाधन है वो नियोजन किस तरह से करते हैं या क्यों ज़रूरी है। संसाधनों का जो संरक्षण है, अगला जो टॉपिक आएगा उसमें संरक्षण वाला पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चनों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा, मतलब रटने की बजाय अगर हम उस चीज़ को समझ के चलेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो या लिख सकते हो, और वो सबसे बेटर होगा, आपके मार्क्स स्कोरिंग होगा, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे उन चीज़ों को। तो जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ध्यान से सुने उनको। तो अगर जो चीज़ें आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी वो आप ऑटोमेटिक लाइफ टाइम तक आपके लिए लर्न रहेंगे, या कह सकते हैं उनको याद रहेंगी आपका, और आप अपनी ही लैंग्वेज में इनको एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ रटने जैसा कुछ भी नहीं है। देखो, रटोगे तो थोड़े टाइम तक याद रहेगा, लेकिन अगर आप रटोगे नहीं और समझने पे ध्यान दोगे तो हो सकता है आपका लाइफ टाइम तक आपको ये चीज़ें याद रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संसाधन नियोजन। हमने अभी देखा कि जो संसाधन है उनका सबसे पहले हमने देखा कि डेवलपमेंट ज़रूरी है। हम एक पहले बात आई थी ना कि संसाधन जो है हमारा डेवलपमेंट करते, फिर हमने देखा कि जो संसाधनों का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी संसाधन तब तक हमारे यूज़ या उपयोग का नहीं है जब तक हम उसका डेवलपमेंट ना कर लें, उसको यूज़ करने का तरीका, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब कुछ हमारे पास ना हो तो संसाधन का होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है एक्चुअल में, फिर तो वो संसाधन ही नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि संसाधनों का डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ ही संसाधनों का नियोजन ज़रूरी है। अब ये नियोजन क्या है, मतलब कि क्या होता है नियोजन? तो बच्चों एक बार है ना इसको ध्यान से सुनना। मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि जब आप चैप्टर को पढ़ते हो, समझते हो, तो उस चैप्टर को आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करो। उसको आपको बहुत जल्दी मतलब वो चीज़ें लर्न होना शुरू होंगी जब आप उनको खुद के रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे। अब यहाँ एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप नियोजन का। जैसे मान लो आप घर में कोई फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो क्या वो फंक्शन बिना योजना के स्टार्ट हो जाएगा? बिना कोई प्रिपरेशन किए हुए, तैयारी किए हुए, कोई योजना बना के क्या आप कहोगे कि बस परसों फंक्शन है और हमने मतलब जैसे एक तरह से आपके घर वालों ने बोल दिया कि कल फंक्शन है, और क्या वो हो जाएगा? आप उसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे कि केटरिंग का काम कौन देखेगा, बाकी डेकोरेशन का काम कौन देखेगा, बाकी चीज़ें रिलेटिव्स को लाना ले जाना या जो भी है, मतलब बाकी चीज़ें कौन देखेगा? तो इन सब की प्लानिंग आप पहले से ही करोगे ना, हर चीज़ की प्लानिंग। एक छोटा सा फंक्शन, अगर एक बर्थडे पार्टी भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसकी भी तो प्लानिंग करते हो आप। उसको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए सब इकट्ठा बैठ के सोचते हो ना कि किस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा, किस तरह से ये किया जाएगा। तो आप सोचो, जब आप घर में एक छोटे से काम के लिए ये सारे घर वाले मिल बैठ के जब योजना बना करके और वो काम करते हैं, तो फिर हम संसाधनों का यूज़ करने जा रहे हैं तो उनकी योजना क्यों ना बनाएं, और वो भी ऐसी चीज़ जो संसाधन है
आपके एक जगह अवेलेबल नहीं है हर चीज़। जैसे आप देखोगे कि राजस्थान और गुजरात में आपको सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन अदर स्टेटों में नहीं है। तो क्या उस रिसोर्स की ज़रूरत सिर्फ राजस्थान और गुजरात को है और जो स्टेट है उनको नहीं है? उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, जो बिजली उत्पादन हो रहा है, तो क्या सिर्फ बिजली की ज़रूरत गुजरात और राजस्थान को है, अदर उन स्टेटों को नहीं है? उनको है, लेकिन वहाँ नहीं है। तो उसे हम उनका किस तरह से यूज़ करें कि वो उनको भी मिल जाए। आप इधर देखो झारखंड वगैरह साइड, उधर मिनरल्स आपके जो खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो क्या खनिज पदार्थों की ज़रूरत उनको है? बाकी इधर वाले स्टेटों को, जो हमारे राजस्थान गुजरात, उनको नहीं है। उनको क्या लोहे की ज़रूरत नहीं है, सोना चांदी या जो भी है, इन तांबा वगैरह, इनकी क्या उनको ज़रूरत नहीं है? आप देखोगे कि इधर जो वाटर वाला है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो स्टेट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बाकी रिसोर्स नहीं है वहाँ पे। तो क्या पानी की ज़रूरत वहीं पे है और कहीं पे नहीं है, और स्टेटों में नहीं है? तो आप देखोगे कि जो हमारे संसाधन है वो इस तरह से मतलब बटे हुए हैं या मिले हुए हैं कि कोई चीज़ कहीं पर, कोई चीज़ कहीं पर। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को नीड है। अब हम इन जो संसाधनों का यूज़ कैसे करें, कैसे योजना में बनाएं कि ये सब जगह अच्छे से ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सब यूज़ कर ले, सबकी नीड जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। क्योंकि कोई भी काम बिना योजना के अगर आप करोगे तो सफल नहीं होंगे, वो ठीक होगा ही नहीं। मान लो आपने घर में किसी से सलाह नहीं करी और पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। आप अकेले क्या क्या चीज़ें संभालोगे? कहोगे मैंने इससे बोला था, उससे बोला था। जब आप किसी एक को एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो वो अपना काम टाइम से करेगा। जब टाइम से सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिक वो पार्टी सक्सेस हो जाएगी। वैसे ही आप जब चीज़ें ऑर्गेनाइज करोगे, अरेंज करोगे, आपस में बातें करोगे, तो वो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, संसाधनों का संरक्षण ही तो करेंगे, डेवलपमेंट ही तो करेंगे, विकास ही तो करेंगे। तो जिस तरह से आपको घर में या जो भी आपके इंडिविजुअली किसी काम को करने के लिए एक योजना बनाने की नीड होती है, उसी तरह से संसाधनों का विकास करने के लिए, उनका यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर योजना की ज़रूरत होती है, नियोजन की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक बेटा, मुझे लगता है कि एक बेस्ट एग्जांपल था मेरे हिसाब से, क्योंकि हम जब खुद को रियल लाइफ से रिलेट करते हैं और जब ये चीज़ें रिलेट करते हैं तो वो हमें याद रह जाता है। तो अब हम जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। विवेकपूर्ण मतलब अपने दिमाग से, नॉलेज से उपयोग करने के लिए, कि हम अगर अपने दिमाग से यूज़ करें तो नियोजन मतलब योजना बनाकर। ये सर्वमान्य मतलब सभी के द्वारा मान्य, मतलब सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये एक अच्छी रणनीति है। रणनीति मतलब एक तरह से रूपरेखा या तरीका या रास्ता। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, कि मतलब इंडिया जैसा कंट्री है जहाँ पर ये जो संसाधन हैं उनमें बहुत अधिक विविधता, मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब कोई चीज़ कहीं पर, कोई चीज़ कहीं पर। ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, उसके थ्रू बताया था। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। प्रचुरता मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ मतलब आपको देखेंगे कि कुछ संसाधनों की मतलब ऐसे दिखेंगे कि कुछ स्टेटों में तो प्रदेश मतलब यहाँ स्टेट है, यहाँ पर एक तरह के मतलब एक ही जैसे संसाधन अवेलेबल हैं। जैसा आप देखोगे झारखंड साइड आपको मिनरल्स मिलेंगे, इधर गुजरात और राजस्थान साइड आपको ये जो विंड एनर्जी और आपको सोलर एनर्जी मिलेगी। आप इधर चले जाओगे तो आपको वाटर रिसोर्स मिलेंगे। तो यहाँ मतलब ऐसे ही संसाधनों की प्रचुरता, मतलब किसी स्टेट में किसी की प्रचुरता ज़्यादा है, किसी स्टेट में किसी की प्रचुरता मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी क्वांटिटी में ज़्यादा है वो। परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। लेकिन एक चीज़ की ज़्यादा है, बहुतायत है, मतलब प्रचुरता ज़्यादा है, तो दूसरे संसाधन की वहाँ कमी है। आप देखोगे राजस्थान और गुजरात साइड पानी की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। मतलब कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिनमें रिसोर्स के बेस पे, मतलब संसाधनों की उपलब्धता मतलब जो उपलब्ध हैं
उनके संदर्भ में आत्मनिर्भर है, मतलब खुद पे डिपेंड है, मतलब वो किसी दूसरे स्टेट पे डिपेंड नहीं है, मतलब वहाँ पे उनको मिल रही हैं वो चीज़ें, मतलब उनकी ज़रूरतें नीडें वो पूरी हो रही हैं। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। लेकिन कुछ स्टेट तो ऐसे भी हैं ना कि जहाँ इम्पोर्टेंट संसाधन है उनकी कमी है, तो उनको बाहर से मंगाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। यहाँ आप देखोगे कि जो झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर आपको जो खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ जल संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में, कि वहाँ जो जल के रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें एक तरह से, तो यहाँ मूल जो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट एक तरह से कहेंगे कि मेन जो है उस विकास की यहाँ पर कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, मतलब राजस्थान में आपने देखोगे जो आपका जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जल संसाधन की कमी है। लद्दाख एक शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग पड़ता है, कि जो लद्दाख है, आपने देखा होगा जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो है, मतलब आपका जो लद्दाख है, तो वहाँ आप देखोगे कि क्या है कि वहाँ ठंडा, उसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, शीत मरुस्थल कहा जाता है, और देश के अन्य भागों से वो अलग है। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि जो सांस्कृतिक विरासत है वहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब कल्चरली जो चीज़ें हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारी कल्चर को बहुत अच्छी, जो हमारी कह सकते हैं कि हमारी कल्चर को वहाँ पर ज़िंदा रखा हुआ है, तो वो चीज़ें वहाँ हैं, वो उसके धनी है। वहाँ पे सभ्यता, हमारी संस्कृति है, उसके धनी है। परंतु यहाँ पे जल की कमी है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंडा रेगिस्तान है, पानी है ही नहीं, पिघलते ही नहीं है वो बर्फ़। आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, कि यहाँ और भी जो आधारभूत अवसंरचना, जैसे कुछ महत्वपूर्ण खनिज जैसे लोहा वगैरह, ये हमारे आधारभूत अवसंरचना वाले खनिज हैं, इनकी कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसलिए कि ये जो संसाधन है कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा, तो इस वजह से राष्ट्रीय मतलब देश के लेवल पर, इस प्रांतीय मतलब राज्य के लेवल पर, प्रादेशिक और स्थानिक मतलब जो हमारे प्रदेश हैं या जो हमारे गांव नगर वगैरह, इनके लेवल पर, इनके स्तर पर संतुलित मतलब इस तरह से संसाधनों का नियोजन करना कि वो सभी को अवेलेबल हो जाए और पर्यावरण को भी हार्म ना पहुँचे, तो आवश्यक है। अब आ जाते हैं कि एक मिनट, एक एक्टिविटी दे रखी है कि अपने जो राज्य में पाए जाने वाले जो संसाधनों की एक सूची तैयार कर सकते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन से रिसोर्स हैं और उन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में और जिनकी कमी है उनकी भी एक आप लिस्ट बना सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है। उसके बाद आता है कि भारत में जो संसाधन है उनका नियोजन किस तरह से किया गया। अभी तो हमने ये देख लिया कि संसाधन नियोजन क्यों ज़रूरी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि संसाधन नियोजन का जो क्यों महत्वपूर्ण है, या और भी किसी तरीके से इस क्वेश्चन को पुट अप कर लिया जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, कि मतलब जो संसाधन नियोजन, ये थोड़ी ना कि मैंने कह दिया बस संसाधन नियोजन हो गया, इतना आसान भी नहीं है। ये एक बहुत ही कहते हैं ना जटिल मतलब कठिन प्रक्रिया है, मतलब बहुत मुश्किल है कि संसाधनों का नियोजन करना। आप देखो एक जो संसाधन आपको मतलब इस कॉर्नर में मिल रहा है, एक उस कॉर्नर में मिल रहा है, उसका नियोजन करना इतना आसान थोड़ी ना होगा कि एक चीज़ है जम्मू एंड कश्मीर में तो एक नीचे आ जाओ केरला में मिलेगी आपको, तो उनका नियोजन करना इतना आसान भी नहीं है। जिसमें निम्नलिखित सोपान मतलब स्टेप्स हैं एक तरह से। तो पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, कि हम कैसे इनका नियोजन कर सकते हैं, भारत में नियोजन किस तरह से करें। तो पहला जो स्टेप है वो है कि हम क्या करें कि जो हमारा देश है उसमें जितने भी प्रदेश मतलब जो विभिन्न प्रदेश हैं, मतलब जो स्टेट हैं, जहाँ पर जो संसाधन है उनको पहले तो रिकॉग्नाइज करें, पहचानें कि कौन सा रिसोर्स है, कौन सा संसाधन है, ठीक।
फिर पहचान के उसकी एक तालिका बनाए, तालिका मतलब एक इंडेक्स बनाए, एक लिस्ट बनाए कि यहाँ ये संसाधन है। यह कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मतलब हम कैसे कर सकते हैं, अब ये काम कैसे करें कि लिस्ट बनाना, कि बोल दिया कि हाँ भाई ऐसे लिस्ट बनाओ, लेकिन ये काम करें कैसे? तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं, जो क्षेत्रीय मतलब जो लोकल लेवल पे उनका सर्वेक्षण कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक सर्वेक्षण मतलब एक तरह से जनगणना टाइप का, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो जनसंख्या का पता लगाने के लिए क्या होता है, उसकी जनगणना की जाती है उस तरह से। तो एक क्या कर सकते हैं हम, इनका पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो पहली एक्टिविटी तो ये हो गई। दूसरा, हम एक मैप बना के मतलब उस स्टेट का हमने मैप बनाया और हमने पता कर लिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर, कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है। और संसाधनों का गुणात्मक मतलब जब हम लिस्टिंग कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि वो गुणात्मक रूप से कितने इम्पोर्टेंट हैं, मतलब ये इनकी वैल्यू कितनी है, कम है या ज़्यादा है या कैसी क्वालिटी के हैं ये। दूसरा, मात्रात्मक मतलब कि ये कितनी क्वांटिटी में है, मतलब कम ज़्यादा या इस तरह से। तो इनका अनुमान भी लगाना है और उनका मापन भी करना है। मापना मतलब उनका मेजरमेंट करना है या उनको नापना एक तरह से। तो पहला काम तो ये हो जाएगा कि पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखा कि सबसे पहले ये पहचाना कि किसी स्टेट में कोई जो रिसोर्स संसाधन है या नहीं है। पहले तो ये देखा कि ये चीज़ संसाधन है या नहीं, फिर उसकी लिस्टिंग करना कि ये संसाधन है और इस स्टेट में ये संसाधन हैं, और उनका फिर किस तरह से पता लगाएंगे कि एक तरह से सर्वेक्षण करके और इस तरह से एक मैप बना करके इस तरह से, और ये भी देखना है कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इस बेस पे हम पता करके और एक लिस्टिंग कर ली। पहला काम हमने ये कर लिया। अब दूसरा क्या करेंगे कि हम संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अब हमने ये काम तो कर लिया, लिस्टिंग तो कर ली कि कौन सा संसाधन कहाँ है किस स्टेट में, लेकिन सिर्फ क्या ये पता कर लेना कि यही संसाधन है, इसी से नियोजन हो जाएगा हमारा? अरे कोई संसाधन है तो वो यूज़ का कब तक नहीं है, जब तक उपयोगी योग्य नहीं है तब तक तो वो संसाधन ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी विकसित करने की पड़ेगी कि एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उनको यूज़ करने की, किस तरह से यूज़ करना है, उनका कैसे विकास करना है, कौशल होना चाहिए अपने अंदर, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब इनको बनाने के लिए संस्थाएं भी तो बनाई जाती हैं कि आपको सिखाने की। अब हर कोई कहते हैं ना कि सीख के खुद से तो नहीं आता, बर्थ के साथ मतलब सीख के तो नहीं आता, उसे सब कुछ सीखना पड़ता है। तो सिखाने के लिए संस्थाएं भी तो होनी चाहिए, प्रशिक्षण केंद्र भी तो होने चाहिए। तो संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है कि इस तरह से योजना बनाकर एक तरह से ढांचा तैयार करना है। अगला पॉइंट है कि अब हमने देखो एक लिस्ट भी बना ली, एक योजना भी बना ली कि ये भी पता कर लिया कि कैसे टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, किस तरह से लोगों को प्रशिक्षण देना है, कौशल उनमें उनकी क्रिएटिविटी कैसे बाहर लानी है, सब कुछ। अगला है कि संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, कि हमने जो संसाधन विकास योजना है कि जो संसाधनों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं विकास के लिए वो, और जो राष्ट्रीय विकास योजना की मतलब ये एक साथ हित में चलनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमने ये चीज़ देख ली और ये देखा ही नहीं कि इससे राष्ट्र का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, कि सिर्फ हमने देखना है कि हमें तो बस संसाधनों का विकास करने से मतलब है, देश का विकास हो ना हो उससे हमें क्या। दोनों में बैलेंस होना जरूरी है, समन्वय मतलब दोनों में बैलेंस बिठाना वो भी ज़रूरी है। तो जब हम संसाधनों का नियोजन करते हैं तो इन 3 बातों को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाता है कि जो आप अगर भारत में संसाधनों का नियोजन करोगे तो किन किन बातों का ध्यान दोगे। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संसाधन नियोजन करने के लिए किन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं संसाधन नियोजन के लिए। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत है, ये तो आपको ऐसे ही अभी याद हो गई होंगी। अब आप अगर आपसे इस बारे में क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप ऑटोमेटिकली 3 पॉइंटों को कवर करके और आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। देखो ये पंचवर्षीय योजना क्या होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में वैसे तो ये मतलब देखा जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको समझना मतलब
काफ़ी टाइम लग सकता है और ये इकोनॉमिक्स का एक तरह से टॉपिक है। पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है? देखो बेटा, जब हम आज़ाद हुए थे, स्वाधीनता मतलब आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए थे, तो हमने देखा कि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हम बहुत पिछड़े हुए हैं कि हमें ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने लूट लिया। जो भी हमारे यहाँ धन संपदा थी, सारा कुछ ले गए थे वो। और देश को किस हालत में, एक तो बंटवारे के हिस्से में छोड़ गए और दूसरा गरीबी में छोड़ गए। अब हम क्या करें? अब देश को संभालना भी है, उसका डेवलपमेंट भी करना है, विकास भी करना है। और जो हमारे पास रिसोर्स जो रह गए, बहुत सारी चीज़ें तो वो ले गए, हमारे पास रिसोर्स भी बहुत कम। और उन्हीं रिसोर्सों में हम कैसे मतलब लोगों की नीडों, आवश्यकताओं की पूर्ति करें? तो इसीलिए तब ये तय हुआ था कि हर 5 साल में योजना बनाई जाएगी, और जो हर साल में एक मतलब किसी एक चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि इस साल कृषि पे फोकस है, इस साल एजुकेशन पे फोकस है, इस साल इंडस्ट्री पे फोकस है। तो इस तरह से हर 5 साल में मतलब एक फोकस कर दिया गया कि अगले 5 साल इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा और अगले 5 साल इस पे फोकस किया जाएगा। तो 5 साल के लिए ये योजनाएं बनाई जाती थी। तो स्वाधीनता के बाद जो संसाधन नियोजन है, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि हमने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लाए थे, वो इसीलिए लाए कि हम संसाधनों का नियोजन कर सकें और जो हमारे जो इंडस्ट्री वगैरह है उनको इम्प्रूव कर सकें कि किस तरह से हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपना उत्पादन बढ़ाएं, या जिससे रिसोर्स है उनका डेवलपमेंट करें, इस तरह से। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है कि मतलब अगर किसी एरिया का, किसी रीजन का अगर हम विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें संसाधन मतलब संसाधन की उपलब्धता ज़रूरी है कि वहाँ संसाधन होना ज़रूरी है। ये सबसे पहली शर्त है कि भाई उस क्षेत्र का तभी विकास कर पाएंगे जब वहाँ रिसोर्स होंगे, तभी तो वो विकास कर पाएगा। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदन रूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी स्टेट के पास, किसी रीजन के पास, किसी क्षेत्र के पास संसाधन तो है लेकिन प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, आपस में उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या हम कह सकते हैं कि संस्थाओं में उसमें आपस में जो परिवर्तन के अभाव हैं, उसमें मात्र संसाधन है उनके पास, तो क्या उनसे विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। संसाधन होने के साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि हम इनका विकास कैसे करें। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन संपन्न होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। ऐसे बहुत एरिया हैं जिनके पास बहुत सारा संसाधन होने के बावजूद भी, मतलब बहुत ज़्यादा संसाधन होने के बावजूद भी वो पिछड़े की गिनती में आता है कि उनके पास रिसोर्स तो है लेकिन फिर भी वो विकसित नहीं कहलाते, डेवलप्ड नहीं कहलाते। रीज़न क्या है? कि वहाँ प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है यूज़ करने की उन संसाधनों को। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अफ्रीका महाद्वीप का ले सकते हो। वहाँ आपने देखा होगा बहुत काफ़ी मात्रा में खनिज पदार्थ हैं। वहाँ पे आपको कोयले की मतलब वहाँ पे हीरे की खानें मिलेंगी, सोना वगैरह, इनकी मिनरल्स, इनकी बहुत सारी खानें थी पहले, लेकिन फिर भी वो लोग अपना विकास नहीं कर पाए। क्यों? उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसीलिए यूरोपियन जैसे हमारे कंट्री में आए, वो वहाँ भी पहुँचे और उन्होंने क्या किया, वहाँ जाके मतलब एक तरह से वहाँ पे जो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके और उन रिसोर्सों का डेवलपमेंट किया और उनको यूज़ किया, और वहीं पे वो स्थायी रहने भी लग गए थे। बल्कि वहाँ के लोगों को ही उस देश से बाहर करने की कोशिश करने लगे थे वो लोग। अब खुद को मतलब पावर अपने हाथ में ले ली उन्होंने, एक ऐसी चीज़ें हो गई थी। तो वहाँ रिसोर्स तो थे लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, जबकि उनके पास रिसोर्स बहुत मात्रा में थे उनके पास, और इतने अच्छे रिसोर्स थे, गोल्ड और आप डायमंड समझ सकते हो, कि उनके भंडार होने के बावजूद भी वो विकसित नहीं थी। रीज़न क्या था? क्योंकि उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी। और वो टेक्नोलॉजी किनके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास। और आज आप देखो ब्रिटिशर्स के पास कुछ भी रिसोर्स नहीं होने के बावजूद भी वो डेवलप्ड है। रीज़न क्या है? उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, वो दिमाग था, उनके पास वो कह सकते हैं कि पावर थी, पैसा था, सब कुछ था, उसके बेस पे उन्होंने ये सब कुछ कर लिया। इंडिया जैसे पता नहीं कैसे कितने कंट्री थे जिन पे उनका एक तरह से अधिकार था और उनके पास कोई रिसोर्स नहीं थे, फिर भी उन्होंने व्यापार करके, ये सारी चीज़ें करके, रिसोर्सों का यूज़ करके और ये सारी चीज़ें अचीव करी थी। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन संपन्न होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। लेकिन ऐसे बहुत से स्टेट हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया एक तरह से ब्रिटिश का एग्जांपल, कि उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया।
आर्थिक रूप से विकसित हैं? ये एक क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप बेटा। औपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि औपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश की जो हम औपनिवेश का टाइम अगर हम देखें, वहाँ उस टाइम की हिस्ट्री उठाकर देखें तो संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण का विषय रहे। मतलब वो क्यों रहे इंडिया में? अच्छा, वो जो ब्रिटिशर्स आए थे वो इंडिया में व्यापार के लिए क्यों आए? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स थे, चीज़ें थी, उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया था, उन्होंने ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट किया था, तभी तो वो लोग यहाँ आए। उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत सारे रिसोर्स है और हम तो, क्योंकि वो लोग यहाँ से, जैसे आपने देखा होगा कि वो सबसे पहले बिजनेस के लिए आए थे और उन्होंने मसाले और कपड़ों का बिजनेस करते थे। कोई भी चीज़ यहाँ से लेके जाते थे और उसको वो लोग दूसरे कंट्रियों में 10 गुना कीमत या उससे भी ज़्यादा कीमत पे उन चीज़ों को बेचते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनको इतना बेनिफिट होगा तो वो तो आएंगे ना। और जब वो देखेंगे कि यहाँ रिसोर्स की कमी नहीं है कोई, तो उन पे कब्जा करने की भी कोशिश करी उन्होंने। फिर क्या करते थे, यहाँ से रिसोर्स लेते, एक तरह से कच्चा माल लेते, वहाँ अपने कंट्री में लेके जाते, मशीनों से सामान बना के वापस यहाँ मार्केट भी बन जाता था उनका, और ऊपर से उनका तो कुछ लगा ही नहीं था। और उनका कुछ ना होते हुए भी उन्होंने इतना सारा खुद को डेवलप्ड कर लिया। उपनिवेशकारी प्रदेशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे, कि मतलब जो उपनिवेशकारी थे उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी और उसी के सहारे उन्होंने क्या, उपनिवेशों के संसाधनों का, मतलब हमारे जो संसाधनों का क्या किया, शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, उन पर अपना कंट्रोल कर लिया। आधिपत्य मतलब खुद का कंट्रोल करना, एक तरह से स्थापित कर लिया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। कि अब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो प्रदेश है वो तब विकसित हो सकता है कि वहाँ संसाधन हो और उसके बाद वहाँ उन्हें यूज़ करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो और संस्थागत वो क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या कोई क्रिएटिव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हों, तभी वहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट संभव है। औपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। हम क्या देख सकते हैं कि जो औपनिवेशन के टाइम में भारत ने खुद ने इन सारी चीज़ों का अनुभव किया है, उन्हें पता है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुक्त संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था। कि जो भारत में जो विकास हुआ था वो सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड नहीं था, संसाधनों का विकास की यहाँ पर संसाधन है बस इसी पे हो गया, बल्कि इसमें क्या है, जो प्रौद्योगिकी थी या मानव संसाधन की गुणवत्ता की, मनुष्य मैंने कल बताया था कि मनुष्य खुद एक संसाधन है। जब उसके अंदर क्वालिटी है, मतलब वो दिमाग है, वो उस चीज़ को उपयोगी योग्य बना रहा है, क्रिएटिव कर रहा है, तो वो भी तो एक संसाधन है, वो यूज़ आ रहा है हमारे, उसका ब्रेन, उसका दिमाग। तो मानव संसाधन की जो गुणवत्ता है, ऐतिहासिक अनुभव की, हम जो हिस्ट्री से जो अनुभव लिए हमने, ऐतिहासिक जो अनुभव है, उन सारी चीज़ों का इसमें क्या है, रोल है या एक तरह से योगदान है। अब हमने ये देख लिया कि संसाधन क्यों ज़रूरी है, दूसरा भारत में संसाधन हम किस तरह से कर सकते हैं या कौन से स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा कि संसाधन नियोजन कैसे, उनका विकास के लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, नियोजन कैसे हो सकता है। अगला है कि जो संसाधन है उनका संरक्षण। अब संरक्षण क्यों ज़रूरी है, अब तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भाई संरक्षण क्यों ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी भाई? संरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि जो रिसोर्स हैं वो है एक लिमिटेड मात्रा में है, हमारे पास सीमित संसाधन है, उनका हम इस तरह से यूज़ करें जो आने वाली पीढ़ी के लिए रिसोर्स बचे रहें और पर्यावरण को भी हार्म नहीं पहुंचाएं। तो इसलिए उनका संरक्षण जरूरी है। संरक्षण मतलब एक तरह से सुरक्षित रखना, बचा के रखना, उनको सेफ रखना, संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का संरक्षण, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ संसाधन होंगे वहाँ डेवलप्ड होंगे, लेकिन सिर्फ संसाधन होंगे इसी से विकास नहीं होगा, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन अगर उन्हीं संसाधनों का हम विवेकपूर्ण, मतलब हम दिमाग से अगर काम ना लें, अगर उनका इसी तरह से बहुत ज़्यादा उपयोग करते आए, तो एक टाइम क्या होगा, हमें हमारे सामने जो सामाजिक, आर्थिक जो है और पर्यावरणीय जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने होंगी। और वाकई में हो रहा है। आजकल आप देखोगे, जो आप दिल्ली में ले लो, कितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है।
तो क्या होगा जब हम बहुत ज़्यादा मतलब ये पेट्रोल वगैरह गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट देंगे, बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा, पॉल्यूशन ही फैलेगा। आप इधर देखोगे, जैसे आपने देखा होगा आए रोज़ हर बार बारिश के टाइमों में आप देखोगे यहाँ मतलब जो आपके ये जो स्टेट हैं जैसे उत्तराखंड साइड, और यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है। क्यों होंगे भाई? आप भी तो नेचर के साथ खेल रहे हो, खुदाई करके वहाँ पर पहाड़ों की खोद के उनको क्या कर रहे हो, आप घर वगैरह बना रहे हो। तो जब उनको छेड़ोगे तो वो भी तो तुम्हारे साथ खेलेंगी, वो भी तो तुम्हें छेड़ेंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह काट रहे हैं हमारी नीड को, ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अब हमें अगर घर की ज़रूरत हो, खेती वाले जगह को छोड़ करके वहाँ पर हमने घर बना दिया। दूसरा, हम जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, तो पेड़ों को काट रहे हैं, तो हम हार्मफुल, हमें फिर फ्रेश एयर कहाँ से मिलेगी? तो हम उनका मतलब विवेकपूर्ण यूज़ नहीं कर रहे। पानी है, पानी का बहता जा रहा है तो बहता जा रहा है, लोग इतने मतलब सावर चला रहे हैं, कुछ हो रहा है, या इस तरह से हम पानी, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगी ना वो रिसोर्स हमारे। अब पानी नवकरणीय संसाधन है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उनमें पॉल्यूशन करते चले जाओ या और पानी बन जाएगा। जो है उतना ही तो रहेगा, वो एक चक्र चलता है, वो उसी का तो चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सीमित संसाधन नहीं है, एक तरह से मतलब वो, उसकी भी तो एक लिमिट होगी, क्योंकि जब यूज़ करने वाले इतने चले जाए तो उसकी कमी भी तो होगी ना। इतने लोग अवेलेबल हो जाएंगे जब जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, पर्यावरण को हानि पहुंच रही कि इतने सारी मतलब हम जो गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, उनसे हानिकारक गैसें निकल रही हैं, उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो पर्यावरणीय समस्या भी तो पैदा हो रही है। तो हम इनका संसाधनों का इस तरह से यूज़ करें या संरक्षण करें या बचा के रखें इनको। इस समस्या से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है कि हम अलग अलग लेवल पर क्या करें, संसाधनों का संरक्षण करें, और वो ज़रूरी है। भूतकाल से मतलब मतलब जो गया हुआ गुजरा काल से मतलब, या जो टाइम जा चुका है उसी टाइम से संसाधनों का क्या है, संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। बहुत सारे नेता जो हैं, लीडर रहे हैं, या जो भी चिंतक हैं जो मतलब पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, उनके लिए एक चिंता का टॉपिक रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है गांधी जी का। गांधी जी ने जो संसाधन हैं उनके संरक्षण पर अपनी एक चिंता जताई है। और सोचो उस टाइम जब तो गांधी जी थे, उनकी डेथ 31 में हो गई थी, कब हो गई थी, 48 में उनकी डेथ हो गई थी ना। तो 48 आप सोचो उस तब के टाइम में गांधी जी ने ये सारी अपना जो थॉट्स रखे थे, तो वो तब से सोच रहे, चिंता का विषय ये चला आ रहा है बहुत टाइम से, आपका जो ये चला आ रहा है कि ये भी एक रिसोर्स जो है, एक टाइम आएगा अगर हम इसी तरह से यूज़ करते आए तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो एक गांधी जी ने अपने कुछ शब्द कहे थे, वर्ड कहे थे, वो यहाँ लिखे हुए हैं। बेटा इसको आप एक तरह से अंडरलाइन ज़रूर कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, कि मैं बताऊंगी कि कैसे इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से ये वाला जो है आप इसको अंडरलाइन करेंगे, सॉरी, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है ये। अब मैं बताती हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, और इससे क्वेश्चन आता है, वो पूछा जाता है कि गांधी जी इसके थ्रू क्या कहना चाहते थे, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो, या इस तरह से वो क्वेश्चन पुट अप कर देता है। अब इसको अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं बताती हूँ कि गांधी जी का कहने का मतलब है कि जो हमारे पास इतने रिसोर्स हैं कि जो हम इंडिविजुअल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो कर लेंगे, लेकिन जो लालच है उसका एक तरह से कह सकते हैं, वो उसकी हम संतुष्टि नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के इंसान के लालच की तो कोई हद ही नहीं होती, कोई लिमिट ही नहीं होती, वो तो और लालच करता चला जाएगा। तो हमारे पास इतने रिसोर्स तो हैं कि हम जितना है उतने में गुजारा करने के लिए अगर तैयार रहें, तो हमारे पास रिसोर्स हैं कि हम बस इतने में ही ठीक है, हमें इतना ही चाहिए, वो काफ़ी है, और इससे हमारी ज़रूरत पूरा करनी है।
तो वो उतने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर इंसान लालची हो जाए तो उसका लालच को संतुष्ट करने के लिए हमारे देश में इतना कुछ नहीं है। और उन्होंने इसी चीज़ को बताया कि आपका पेट भरने के लिए, एक तरह से आपको पेट भरना है, खाना उतना है, लेकिन पेट ही भरना चाहो आप उतना नहीं है, तो आप लालच करोगे, लालच के लिए नहीं है। संसाधन हमारे पास इतने हैं जो हमारी हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं संसाधनों का उपयोग हम अति दोहन करेंगे या उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे एक लालच में आकर, एक टाइम आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक अच्छे तरीके से संरक्षण करके या उनकी योजना बना करके अगर उन संसाधनों को हम यूज़ करेंगे तो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन्हें बचा के रखेंगे हम। तो गांधी जी ये कहना चाह रहे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपने वर्ड्स में, ये पूछा भी जाता है, इसको अंडरलाइन भी कर लेना बेटा। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। उनके मतलब जो गांधी जी हैं उनके हिसाब से क्या है कि विश्व के लेवल पर, कि हम देखें विश्व के लेवल पर जो संसाधनों का ह्रास हो रहा है, मतलब जो संसाधन खत्म हो रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कुछ जो स्वार्थी लोग हैं या लालची लोग हैं जिनका लालच खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब उन्हें और डेवलपमेंट के चक्कर में वो और ज़्यादा रिसोर्सों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते चले जा रहे हैं। तथा जो आधुनिक आज के टाइम की जो टेक्नोलॉजी, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सों का यूज़ किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा पहले सिंचाई के लिए क्या होता था, बारिश होती थी या नहरें होती थी, लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे अगर बारिश नहीं भी हो रही है फिर भी इंसान मतलब एक साल में कई फसलें ले लेता है। रीज़न क्या है? हमारे पास जो नलकूप वगैरह ये सारी चीज़ें बन गई। गांधी जी ये कह रहे डेवलपमेंट होना चाहिए, ये मतलब ये ज़रूरी, मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी को और इनको जो प्रौद्योगिकी है इसको यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर इसी तरह से यूज़ करने आए तो एक टाइम में ये संसाधन ख़त्म हो जाएंगे, और इसके लिए ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। इनकी शोषणात्मक प्रवृत्ति क्या है? जिम्मेदार है। ये हमारे जो संसाधन हैं उनका क्या कर रहे हैं? एक तरह से शोषण कर रहे हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, मतलब वो ये जो कहते थे कि ये इतना ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना ही प्रोडक्शन करो या इतनी ही चीज़ें करो जो हमें नीड है, हमारी आवश्यकता है, ज़रूरत से ज़्यादा मत करो, मतलब लालच को मत बढ़ाओ। इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे, मतलब वो ये कहते थे कि जो एक बहुत बड़ा जन समुदाय है वो मिलके इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करे या उत्पादन के, वो पक्षधर थे। यहाँ आपको कुछ भू आकृतियों के ये एक डायग्राम दे रखा है जिसमें मुख्य भू आकृति दे रखी है कि कितने एरिया पे क्या क्या है। तो जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है वो हमारे मैदान है, कि इतना हमारे कंट्री में 43% हमारे कंट्री में क्या है? प्लेन एरिया है। दूसरा आपका जो 27% जो एरिया दिखा रखा है वो पठार है, और जो 30% दे रखा है आपके पर्वत हैं। पर्वत और पठार में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे आपकी पर्वत है उनकी हाइट ज़्यादा होती है, पठार की थोड़ी उनसे कम होती है। और आपने देखा होगा कि जो पर्वत होते हैं वो निकुले होते हैं, लेकिन पठार थोड़े वहाँ से फ्लैट होते हैं, मतलब समतल होते हैं। तो ये डिफरेंस, और आपने देखा वो पठारों पे खनिज बहुत काफ़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये एक बेटा जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर कुछ संसाधनों के संरक्षण की वकालत में एक तरह से वो बात किया गया है, उसके बारे में एक वो दे रखा है जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था उसको लेकर के ये एक प्रकाशित किया गया है शीर्षक से, मतलब एक बुक में उसके बारे में है। तो ये मैं रीड कर देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी, मतलब कि उन्होंने मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो संसाधन संरक्षण है उसका फेवर किया था 1968 में। और वो किसने किया था? क्लब ऑफ रोमान ने की थी। मतलब उसके बाद 1944 में जो सुमेरस ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, कि जो मुस्कुराहट है वो बहुत ही मतलब सुंदर है या ब्यूटीफुल है। उसमें इस विषय पर जो गांधी जी के जो दर्शन है, कि गांधी जी के जो थॉट थे, विचार थे, गांधी जी का जो दर्शन था, दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की गई थी, मतलब फिर से उन चीज़ों को दोहराया गया था। और उसके बाद ही 1987 में क्या हुआ था? ब्रुंडलैंड जो आयोग था उसने एक रिपोर्ट तैयार करी थी, और उसके स्तर पर वैश्विक स्तर पर जो संसाधन है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो संसाधनों के संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया था अपना। और इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे कि सतत पोषणीय विकास क्या है, कि संसाधनों का इस तरह से यूज़ करना जो हम आज के टाइम में एट ए टाइम यूज़ भी कर सकें, हमारा अपना खुद का डेवलपमेंट भी कर सकें, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें, और जिससे पर्यावरण को कोई हार्म ना पहुँचे।
तो ये कहलाता हमारा संसाधन जो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत मतलब एक तरह से फेवर किया था। यह रिपोर्ट बाद में जो हमारा साझा भविष्य, कि हमारा साझा मतलब मिला हुआ कॉमन एक तरह से फ्यूचर, उसके शीर्षक से एक बुक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान मतलब रियो डी जेनीरो जो था ब्राज़ील में 1992 में जो आयत प्रवृत्ति सम्मेलन में भी किया गया था। तो ये हो गया आज का टॉपिक जो हमारा था संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण। ये 2 टॉपिक इसमें हम कवर कर चुके हैं बच्चों। अगला जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होगा भू संसाधन। अब तक हमने जो संसाधनों के बारे में पढ़ लिया था, उनका डेवलपमेंट पढ़ लिया था, उनका नियोजन पढ़ लिया था, उनका संरक्षण पढ़ लिया था। अब हम एक इंडिविजुअल जो संसाधन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ हम जो भू संसाधन है या भूमि के बारे में एज ए संसाधन के रूप में हम पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।